हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त विवेक मिश्रा और एक बार फिर हाजिर हूं सुपर फास्ट पॉलिटी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैंने बीच में क्लासेस नहीं ले पाई फॉर बिकॉज ऑफ माय पर्सनल रीजन, सो माफ कीजिएगा। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24 और इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में। सो बिफोर गोइंग टू द आर्टिकल 20, we have to understand what article 22 says. So as always, if you want to get an academy plus subscription, so use this code STUDYIS for extra discount on plus courses. ठीक है? Now if we talk about the what article 22 says, so देखो, article 22 basically it provides the protection against the arrest and detention. देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होता है ना, या उसे डिटेन किया जाता है, तब ये आर्टिकल वो यूज कर सकता है। आफ्टर अरेस्ट और आफ्टर डिटेंशन, इसमें बेसिकली दो तरीके के अरेस्ट और डिटेंशन को मेंशन किया गया है। पहला प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव मतलब किसी ने क्राइम किया है, पुलिस उसे अरेस्ट कर रही है, उस क्राइम के कारण कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट द्वारा उसे पनिशमेंट दी जाएगी, दिस इज कॉल्ड द प्यूनिटिव। अंडर ट्रायल जिसको बोलते हैं, शक के बिहाफ पे भी उठा लेते हैं कि अगर इसमें एक्यूज्ड है ना, तो अंडर ट्रायल केस भी इसी में आता है लगभग। दूसरा होता है प्रिवेंटिव, किसी भी व्यक्ति को शक के बिहाफ पे उठा लेना, मतलब ऐसा स्टेट को लगता है कि ये व्यक्ति कुछ मतलब क्राइम या कुछ इस तरीके की भड़काऊ मतलब दंगा फसाद जैसी चीजें कर सकता है, तो उस शक के बिहाफ पे उसे उठा लिया जाता है, उसे डिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली व्हाट आर्टिकल 22 सेज, सो आर्टिकल 22 डज नॉट गारंटी द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, but we can say it only provides the protection if a person is arrested or detained. Okay, now if we talk about when article 22 we can use, so when a person is arrested after detained or arrest of a person, he can use the article 22 थ्री राइट्स। देखो आर्टिकल 22 में जो ये प्यूनिटिव है ना, प्यूनिटिव डिटेंशन या प्यूनिटिव अरेस्ट है, इसमें आर्टिकल 22 में टोटल 7 क्लॉज हैं, जिसमें जो पहले 3 क्लॉज हैं 1, 2, 3 वो एक्सप्लेन करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन को, और बाकी के जो 4, 5, 6, 7 हैं वो एक्सप्लेन करते हैं प्रिवेंटिव के लिए। सो पहले हम जानते हैं व्हाट आर्टिकल 22 क्लॉज 1, 2, 3 सेज। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 सेज नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in a custody without informing him about the ground of his arrest। मतलब कोई भी व्यक्ति जब भी पुलिस आती है किसी को अरेस्ट करने, तो उसे बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना रीजन दिए हुए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। यानी उसे वो बताना होगा कि वो किस रीजन के कारण उसे डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 सेज दिस। नाउ आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 सेज राइट टू कंसल्ट बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो अपने हिसाब से किसी भी लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकता है, उसे अपना केस लड़ने के लिए कह सकता है। ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से किसी को भी लॉयर चुन सकता है अपनी केस के लिए। ठीक है ना, दिस इज अ लीगल राइट ऑफ हिम। नाउ आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सेज राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स बट एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लाना होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश करना होता है। ठीक है, लेकिन मान लो किसी व्यक्ति को अंडमान निकोबार में अरेस्ट किया गया, सपोज, अब उसको लाने में ही दिल्ली तक या कहीं भी जहां उसे ले जाना है, तो दिल्ली तक लाने में ही उसे 3 दिन या 4 दिन का समय लग गया है ना, तो वो टाइम जो है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको नहीं काउंट करेंगे। तो या फिर कभी ज्यादातर आपने देखा होगा पुलिस आती है फ्राइडे को उठा लेती है, सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहता है, तो फिर 2 दिन और उनको टाइम मिल जाता है। हालांकि इन दैट केस कोर्ट उनसे पूछ सकती है कि ऐसे क्या रीजंस थे जिसके कारण आपने उसी दिन डिटेन किया। सो दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सेज राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर पेश करना है, बट एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम और हॉलीडेज। ठीक है ना, हॉलीडेज को एक्सक्लूड करके उसे नहीं काउंट करते। ठीक, व्हाट आर्टिकल 22 क्लॉज 4, 5, 6 सेज, सो इट सेज अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अगर किसी को शक के बिहाफ में उठाया है कि ये ऐसा कुछ क्राइम कर सकता है या विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन or integrity or sovereignty of the country, so first of all they have to arrest or detain him by law, means it should be
डिटेन अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, उसके थ्रू उसे अरेस्ट होना चाहिए। फिर क्लॉज 5 सेज 3 मंथ्स डिटेंशन, मतलब 3 महीने से ज्यादा वो उसे नहीं रख सकती। अगर 3 महीने से ज्यादा उसे रखना है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होगा, उसकी कौन हो सकता है ये समझ लीजिए पहले। या तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज हो, या तो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, यानी 10 साल प्रैक्टिस कर चुका हो हाई कोर्ट में, ठीक है ना। इस योग्यता को रखने वाले व्यक्तियों की एक कमेटी बनेगी। तो ये जब कमेटी बनेगी, ये कमेटी रिकमेंड करेगी अगर कि ये हाँ इनका डिटेंशन करना जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, तभी जाकर के उन्हें डिटेन किया जाता है मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। नाउ आर्टिकल 22 क्लॉज 6 सेज रीजन फॉर डिटेन। अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, तो रीजन देना होता है कि क्यों डिटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन प्रेजेंटेशन। सो आपने आर्टिकल 22 समझ लिया, अब आप समझ सकते हैं इजिली। एक चीज याद रखना, आर्टिकल 22 इज अवेलेबल फॉर बोथ द पर्सन, सिटीजन और एज वेल एज नॉन सिटीजन, ठीक है ना, वो किसी के लिए भी है। बट एक्सेप्ट एनिमी एलियंस ना, एनिमी एलियंस मतलब पाकिस्तान के लोग, तो नहीं, पाकिस्तान के लोग भी एनिमी एलियन नहीं है। एनिमी एलियन मीन्स द कंट्री, द पर्सन ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही हो। मतलब अगर हमारी करंट में किसी कंट्री के साथ वॉर चल रही है, तो सिर्फ उसी कंट्री के सिटीजन्स के खिलाफ हम ये राइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान भी अलाउड है, ठीक है ना। तो एनिमी एलियन मतलब जिसके साथ करंट में हमारी वॉर चल रही है, ऑन गोइंग वॉर है, उसी देश को कंसीडर किया जाता है एज अ एनिमी एलियन, ठीक है। नाउ आर्टिकल 20 की बात करते हैं अब। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर बोथ द सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है तो उसको ये प्रोटेक्शन दे रहा है आर्टिकल 22, है ना। इट सेज द प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है ना। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 सेज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इट मींस स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट है, वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, क्रिमिनल लॉ, जिसे वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू कर सकती है। अब रेट्रोस्पेक्टिवली क्या है, तो देखो, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब मान लो संसद ने आज, पार्लियामेंट ने कोई आज कानून बनाया, ठीक है ना, उसे वो बैक डेट से लागू कर रही है, दिस इज कॉल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। तो वो बैक डेट से लागू कर सकती है। जैसे अगर मई में किसी लॉ को बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, अब उसे वो बैक डेट से लागू कर रहे हैं, सपोज दिसंबर से लागू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिसंबर से वो लागू कर सकते हैं, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द सिविल लॉ, टैक्स लॉ और इस तरह के जितने भी लॉ हैं, सिर्फ उन पे, लेकिन नॉट इन द क्रिमिनल लॉ। व्हाट इट, दिस इज कॉल्ड द नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी कानून क्रिमिनल लॉ के लिए रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता बाय द स्टेट, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 सेज नो डबल जेओपार्डी, मींस नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर वन और अ सेम ऑफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मींस अ पर्सन, सपोज अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस ना, ही shall not be compelled to be a witness against himself। उसे विटनेस नहीं बनाया जा सकता, उसे कंपील्ड यानी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही खुद ही दे दे, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ऐसी बात है तो जो नार्को टेस्ट होता है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसमें क्या, उसमें तो वो खुद ही बताता है सारी सारी चीजें। तो दोस्तों ये देखो कि जब नार्को टेस्ट होता है तो उसमें वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लिया जाता है उसके द्वारा। somebody who is giving a narco test or lie detector test, he is only giving a information what the actually happened in that time during that incident, ठीक है ना। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए जब आपने देखा होगा, जब पुलिस पूछती है उससे, नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, तो पुलिस सिर्फ क्वेश्चन रेज करती है, मींस क्वेश्चन, वो सिर्फ ये कहते हैं कि और बताओ आगे क्या हुआ था। वो ये नहीं बोलती कि हाँ इसके बाद ऐसा हुआ था, इसके बाद ऐसा हुआ था, जिससे वो खुद कबूल ले। वो ऐसा नहीं करती। सिर्फ पुलिस का क्या काम है कि वो सिर्फ क्वेश्चन रेज करती है उसके सामने कि और क्या हुआ था आगे बताओ, जिससे कि उसे अपने अगेंस्ट खुद ही वो विटनेस ना बन जाए। तो यहाँ पे पुलिस सिर्फ क्वेश्चन रेज करती है, इसलिए इट इज वैलिड, इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी है कि उस लाई डिटेक्टर टेस्ट को एविडेंस के रूप में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, एविडेंस के रूप में हम उसे यूज नहीं कर सकते, ठीक। नाउ सो बिफोर गोइंग टू
what is AK Gopalan case and Menka Gandhi case, we have to understand what is procedure established by law and due process of law. Basically procedure established by law means ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, वहां सबसे पहले ये इसे इम्प्लाई किया गया था। इसके द्वारा ये होता है कि क्योंकि ब्रिटेन में सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, आप सभी जानते होंगे कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेचर ने कोई रूल या कोई एक्ट बनाया, सो दैट इज हाईएस्ट इन द लेवल ना, उसी की बात मानी जाएगी। जुडिशरी वहां सिर्फ ये चेक कर सकती है कि जो लॉ बनाने में प्रोसेस अपनाई गई, जो प्रोसेस को फॉलो किया गया, जैसे बहुमत था सरकार के पास, है ना, तो वो चेक कर सकती है जुडिशरी। और या फिर किसी को जब डिटेन किया जाता है, किसी की राइट टू लाइफ को डिप्राइव किया जाता है, तो उस टाइम पे वो चेक कर सकती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है या फिर इट इज आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी यहाँ पे सिर्फ इतना कर सकती है, वहां की सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना कर सकती है कि प्रोसीजर चेक कर सकती है कि हाँ इट इज फॉलोड द ऑल द प्रोसीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ अंडर विच द पर्सन और इंडिविजुअल इज डिटेन्ड, ठीक है ना। लेकिन जुडिशरी लेजिस्लेचर की द्वारा बनाए गए हुए इस कानून पे के जो सब्सटेंस है, उसके जो तत्व हैं, उसे वो नहीं देख सकती, उसका वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, बिकॉज द पावर इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ही है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जो लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बनाई गई है उसका पालन हुआ है या नहीं, सिर्फ जुडिशरी इसे चेक कर सकती है, ना कि द मोटिव बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, है ना। यदि किसी लॉ को लेजिस्लेचर ने बनाया है और विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ ह्यूमन बींग्स और विच इज नॉट प्रोवाइडिंग द नेचुरल जस्टिस ऑल्सो, फिर भी इस केस में भी जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सो दिस इज द यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट, जहां पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है बाय कोर्ट of anything. It means the court can examine the law which is passed by the legislature. So it provides the protection against the arbitrary action of executive as well as the legislature, ठीक है ना। But here the most important thing is natural justice. Natural justice को follow करना जरूरी है। अब ये नेचुरल जस्टिस क्या है, देखो नेचुरल जस्टिस प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है ना, जो हमें बाय नेचर हमें मिला हुआ है। जैसे the most three components are involved in the principle of natural justice. What are these components? So first of all, right to have a lawyer, because of nobody can be punished unheard, means किसी भी व्यक्ति को आप बिना सुने फैसला नहीं दे सकते, means it is based on the basically ऑडी अल्ट्राम पार्टम प्रिंसिपल। ऑडी अल्ट्राम पार्टम क्या है, means ऑडियो अल्टरनेट पार्टी। अगली पार्टी, जैसे आप सभी जानते हो दो पार्टियां होती हैं, ठीक है ना, किसी भी केस में दो पार्टी है। अब एक पार्टी को सुन रहे हैं, एक पार्टी को नहीं सुन रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय हुआ। सो दोनों पार्टी को सुनना कोर्ट का, जज का काम है, एंड दिस इज कम अंडर द नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना, और यही नेचुरल जस्टिस कहता है। सो द नोबडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड एंड नोबडी कैन जज ऑफ हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में एज अ जज नहीं रह सकता। The third component of natural justice is authority shall act with a good intention and decide without being unbiased. Means अगर कोर्ट को लगता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, सपोज उनमें से एक पार्टी उसे वो जानता है, तो उस जज को वहां यहाँ पे खुद ये इंटेंशन, गुड इंटेंशन के साथ ये डिसाइड करना होगा कि वो या तो किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होगा, अदरवाइज वो ये भी कह सकता है कि इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया जाए, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। और इसी में दोनों पक्ष के पास राइट टू हैव लॉयर, मींस लॉयर होने का भी अधिकार इसी के थ्रू आता है। इसीलिए यदि क्रिमिनल कोर्ट में, यदि क्रिमिनल केसेस में आपने देखा होगा, इफ समबडी सेज दैट he don't have a money to have a lawyer and also he don't know any lawyer, so in that case state will provide a lawyer to him, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। सो वो प्रोवाइड कराता है स्टेट, बट ओनली इन द क्रिमिनल केसेस ना, नॉट इन द सिविल केस। अब टैक्स का कोई टैक्स कलेक्शन या टैक्स चोरी का मामला है, टैक्स एवेजन का मामला है, ट्रैफिक तोड़ने का कुछ मामला है, उसमें अब स्टेट जाके आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा लॉयर, ठीक है ना। इट इज ओनली प्रोवाइडेड इन द क्रिमिनल केसेस, because in that situation a person who is convicted or accused, his right to life is in danger. Got it?
So before going to the Article 21, now let us understand what is A.K. Gopalan case and what is मेनका गांधी केस। देखो, A.K. गोपालन हमारे देश के बहुत बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं। वो 25 साल 5 टर्म के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा चुके हैं। 1977 में इनकी डेथ हुई थी। 1952 में ये फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और पहले ये कांग्रेस में थे और फिर बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ज्वाइन कर ली थी। एज अ सीपीएम के ये बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है ना। इनके नाम से सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था रिसेंटली। सो A.K. गोपालन केस का मामला ये था कि स्टेट ऑफ मद्रास ने 1947 में इन्हें डिटेन कर लिया गया था। इन्हें 3 साल के लिए जेल भेज दिया था, ठीक है। अब 1950 में एक एक्ट आता है पार्लियामेंट में। उस समय क्योंकि हमारे देश को कंट्रोल करना, हमारे देश को यूनाइट रखना एक सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए थी तब तो पूरा देश यूनाइट हो गया था, लेकिन जैसे ही आजादी मिली सबको अपने अपना एरिया दिखने लगा, सब अपने अपनी ओर भागने लगे। उस समय हमारे देश को यूनाइट रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक ऐसा कानून हो जहां पे यदि देश की इंटीग्रिटी को खतरा है, यूनिटी को खतरा है, तो उसके लिए हम कुछ व्यक्तियों को डिटेन कर सके, उन्हें अरेस्ट कर सके। एंड देयरफॉर ड्यू टू दिस द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंट्रोड्यूस्ड अ बिल नेम्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 और उनके द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को पास किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में और उसे बाय प्रोसीजर पास किया जाता है। अब जब ये लॉ पास हो जाता है तो स्टेट ऑफ मद्रास ने इसी एक्ट को लागू करते हुए A.K. गोपालन की कस्टडी को और बढ़ा दिया और उन्हें डिटेन रखा बराबर। तब A.K. गोपालन की तरफ से केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकील लेकर के जाते हैं और उनकी तरफ से ये दलीलें दी जाती हैं। इफ अ समबडी, देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 को छोड़ करके सारे जितने भी राइट्स हैं उन सभी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई होता है। अभी आपने समझा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब यदि कोई लॉ है जिसे लेजिस्लेचर ने बनाया है तो एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन के साथ साथ लेजिस्लेचर के भी आर्बिट्ररी एक्शन को जुडिशरी द्वारा चेक किया जा सकता है इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी द मोटिव ऑफ दैट लॉ इज रीजनेबल और नॉट। जो मोटिव है उस लॉ का वो रीजनेबल है, उसके सब्सटेंसेस आर रीजनेबल और नॉट। मतलब वो जो लॉ है वो सही है अपने आप में या नहीं, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है या नहीं, है ना। तो उस लॉ के मोटिव को भी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट देख सकती है इन ऑल द फंडामेंटल राइट बट एक्सेप्ट आर्टिकल 21। ये क्या है अभी हम आर्टिकल 21 में समझेंगे। तो ये केस ये था कि इन्होंने ये कहा कि यदि फंडामेंटल राइट जितने भी हैं 21 को छोड़ करके जितने भी आर्टिकल हैं उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई किया जाता है, भले डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, देन हम इसे आर्टिकल 21 में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आर्टिकल 21 के हिसाब से, ड्यू प्रोसेस लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 याद करिए, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर लॉ, तो उसको यूज करते हुए इन्होंने दलील रखी कि आर्टिकल 13 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट को नल एंड वाइड घोषित कर दे। समझ में आया। साथ ही साथ इन्होंने एक और दलील रखी कि इन्हें रखा गया है जेल में, तो इनकी जो फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम जो प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 21 में, क्या है हम अभी जानेंगे। इनकी जो पर्सनल फ्रीडम है उसे भी प्रोहिबिट किया गया है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में दिया गया था, याद करो, राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया, तो इनका कहना था कि जो फ्री मूवमेंट है, जब मुझे जेल में रखा जा रहा है तो मैं उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इनका कहने का मतलब था कि आर्टिकल 21 से नहीं तो कम से कम आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए इनके केस को देखा जाए और उन्हें रिलीज कर दिया जाए। याद रखना इस केस में 6 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें बेसिकली अगर मैं जजेस के नाम बताऊं, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन एक क्रोनोलॉजी के लिए आप समझ सकते हैं। H.J. कानिया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ही वाज आल्सो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड देन पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन वही थे जो मतलब हरि सिंह जब राजा थे उनके वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो मेहरचंद महाजन भी इस केस में जज थे। बिजन कुमार मुखर्जी, मिस्टर दास एंड फजल अली, ठीक है ना। फजल अली वही है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 3 मेंबर में से एक थे, ठीक है। तो इन्होंने ये फैसला दिया, इनकी ये दलीलें सुनने के बाद A.K. गोपालन की 4-2 से इन्होंने 4:2 के रेशियो से इन्होंने जजमेंट दिया, जिसमें
दो दो जजेस ने इसे अपोज किया जो जजमेंट आया, और 4 जजेस ने एज अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया। इन्होंने ये कहा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये एक ही नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो आर्टिकल 21 है उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनका देखो जो ये वर्डिक्ट था, ध्यान से सुनना, 3 चीजें मेन बात इनमें कही गई थी कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। और आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को ही यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 को ये जो बोल रहे थे कि या तो आर्टिकल 21 से मुझे रिलीज करो या 19 से, तो इन्हें मिक्स नहीं किया जा सकता। मतलब यदि आप केस लेकर आए हो आर्टिकल 21 का, 21 के अकॉर्डिंग आपको डिटेन किया गया है, तो आप 19 के हिसाब से आप उसे रिव्यू नहीं करवा सकते, उसे आप नहीं देख सकते। इसी का विरोध 2 जजेस ने किया, एक मेहरचंद महाजन और दूसरे फजल अली। इनका ये कहना था कि ये सरासर गलत है, यहाँ पे हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं इस आर्टिकल को, ठीक है ना। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग भी हम इसे देख सकते हैं और 19 के हिसाब से भी हम इसे रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इसका इन्होंने विरोध किया। लेकिन एज अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट यही आया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अलग अलग हैं। आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ही इम्प्लाइड रहेगा और किसी भी आर्टिकल को मिक्स करके हम नहीं रिव्यू कर सकते, ठीक है। इसके बाद जब मेनका गांधी का केस आया, अब मेनका गांधी क्या है, देखो आप सभी जानते हैं 1975 में इमरजेंसी लगी थी। उसी समय बहुत जोरों से संजय गांधी के द्वारा सबसे ज्यादा नसबंदी कार्यक्रम चल रहे थे हमारे देश में। तो उसके बाद जब संजय गांधी के ऊपर लोग ऑलरेडी मतलब एग्रेसिव मूड था लोगों का, जब ये 77 में इमरजेंसी खत्म हुई, तो जब 78 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है जनता पार्टी की, मेनका गांधी ने उस समय बनवाया था अपना पासपोर्ट, ठीक है ना। अब पासपोर्ट जैसे ही पता चला उन्हें कि स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि पासपोर्ट बनवाया गया है इसके द्वारा, तो उन्हें ये लगा कि ये इनका देश छोड़ के जाने का प्लान है, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी इन्हें बहुत परेशान किया था। तो अंडर पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 सेक्शन 10 क्लॉज 3C के तहत उनसे बोला गया कि आप अपना पासपोर्ट जमा करा दीजिए 7 दिनों के अंदर। उसे बैन कर दिया गया है, उसे जब्त कर दिया गया है। इसके खिलाफ मेनका गांधी जाती हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, और तब 7 जजेस की बेंच बैठती है। देखो क्योंकि पिछले मामले में 6 जजेस की बेंच बैठी, और ये ऐसा रूल है कि अगर किसी भी केस को दोबारा देखना है तो उसके ऊपर, उससे ऊपर की बेंच बैठनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 जजेस की बेंच बैठती है। उस समय जो सीजेआई थे वो थे एम एच बेग, और एक जो जज थे उनका नाम था वाई वी चंद्रचूड़, और फिर पीएन भगवती भी थे, और एक मुर्तजा फजल अली थे। बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो यही 3-4 का है। ये जो मामला स्टार्ट हुआ था ए के गोपालन केस में, वो जाके एंड होता है मेनका गांधी के केस में। वो कैसे कि इन्होंने ए के गोपालन के केस में जो वर्डिक्ट आया था, जो मैंने अभी बताया आपको, वो उसे खारिज कर दिया। उन्होंने माना कि ये गलती थी, और ए के गोपालन केस को खारिज करते हुए कहा कि अब आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, बट प्रोसीजर को रीजनेबल होना जरूरी है। बात समझ में आई। इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें भी अप्लाई होगा। मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो अपने आप में रीजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। बिहाइंड उसका मोटिव बिहाइंड ऑफ दैट लॉ शुड ऑल्सो बी रीजनेबल। दूसरा 21 और आर्टिकल 19 और यहाँ तक कि 14 समानता, ये जो राइट टू फ्रीडम है, उसको भी हम मिलाकर के देख सकते हैं, किसी को भी मिलाकर देख सकते हैं, टू डिस्कस फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। मेनका गांधी केस में जो फाइनल वर्डिक्ट ये आया कि जो आर्टिकल 21 है उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ साथ जो प्रोसीजर है, उसका जो मोटिव है, उसका जो रीजन है, उसे भी चेक किया जा सकता है बाय जुडिशियरी। तो ए के गोपालन केस और मेनका गांधी केस ये था, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 इज बेसिकली वी कैन से दिस इज द अम्ब्रेला राइट। मेनका गांधी केस के बाद समय समय पे कई केसेस आते गए, और अम्ब्रेला राइट्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राइट टू लाइफ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे राइट्स को प्रोवाइड कराया है समय समय पर। इट इज प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, ये सभी को प्रोवाइड है। इट सेज right to life and personal liberty. Basically, Article 21 says that nobody shall be deprived of his life or a personal liberty
एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। वहां पे लिखा, देखो वही चीज जो मैं बता रहा था, एक्सेप्ट प्रोसीजर बाय एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया गया है। लेकिन इन द मेनका गांधी केस जो मैंने अभी बताया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ए गोपालन केस की गलती को मानते हुए, उसे ओवर रूल करते हुए ये कहा कि जो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ये ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो लॉ है उसका रीजन भी, उसका मोटिव भी रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। आर्टिकल 21 क्लॉज 2 सेज राइट टू पर्सनल फ्रीडम, आर्टिकल 21 क्लॉज 3 सेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। नाउ इसी के तहत जो मैंने बताया, ये स्लाइड्स में दिए हुए हैं मैंने, आप वीडियो पॉज करके इसे आप पढ़ लीजिएगा। आप लक्ष्मीकांत में भी देख सकते हैं। राइट टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, right to decent environment including the pollution free water and air and protection against the hazardous industry, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, यहाँ तक कि right to sleep ये भी इसके अंतर्गत आ चुका है ना, अंडर दिस आर्टिकल ये अभी प्रोवाइड कराया गया है। तो इस तरीके से कई राइट्स हैं वो अंडर 21 प्रोवाइड कराया गया है समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसीलिए दिस आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज द अम्ब्रेला राइट। ठीक है ना, दिस आर्टिकल, दिस राइट इज ऑल्सो नोन एज द अम्ब्रेला राइट। ठीक है ना। आर्टिकल 21 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं अब, अरुणा शानबाग केस। अब ये अरुणा शानबाग कौन है? देखो, अरुणा रामचंद्र शानबाग बेसिकली सी वॉज अ नर्स इन द किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, परेल, मुंबई। परेल में एक हॉस्पिटल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई में। 1973 में एक इंसिडेंट होता है, इन्हें असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है बाय अ पर्सन, बाय अ वार्ड बॉय, इन्हें असॉल्ट किया जाता है। ही वाज अ क्लीनर एट दैट हॉस्पिटल, उसके द्वारा इन्हें सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। बेसिकली हुआ यूं कि जब ये इन्हें शाम को ये जा रही थी तो इन्हें बेसमेंट में ये इस व्यक्ति ने असॉल्ट करने की कोशिश की। इनके बीच में फिजिकली फाइट वगैरह जो भी हुई, उसमें इनके सर पे चोट आई और ड्यू टू कट ऑफ ऑक्सीजन, उनका ऑक्सीजन जाना ब्रेन में बंद हो चुका था और वो आदमी उन्हें छोड़ के भाग गया। और ये पूरी तरीके से ब्लड स्प्लैटर वहां पे पड़ी थी, पूरी रात ये वहां पे खून से लथपथ पड़ी थी। किसी ने उन्हें देखा नहीं, सुबह जाके किसी व्यक्ति ने उन्हें देखा होगा, वहां एक क्लीनर के द्वारा उन्हें देखा जाता है कि एक महिला जो है कि ब्लड स्प्लेटर्ड पड़ी है वहां पे। उन्हें डिस्कवर किया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और तब वहां पे पता चलता है कि उन्हें सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी होती है, यानी उनके माइंड में ऑक्सीजन जाना ही उनके ब्रेन में बंद हो चुका है। और सी वॉज इन द परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, सी वॉज गॉन इन टू द परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी वो कोमा में जा चुकी थी। ठीक है, ये कोमा में थी तो एक जर्नलिस्ट ने एक पीआईएल दायर की और कोर्ट से ये अपील की कि इन्हें यूथनेशिया दिया जाए। अब ये यूथनेशिया क्या है? तो इट इज अ मर्सी किलिंग, है ना। अब यूथनेशिया भी बेसिकली दो टाइप का होता है, एक एक्टिव यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया। तो जब ये पीआईएल दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट यू कैन गिव अ यूथनेशिया बट ओनली अ पैसिव यूथनेशिया, नॉट अ एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया मतलब, देखो, जब एक्टिव यूथनेशिया बेसिकली ये होता है कि किसी को भी आप ड्रग्स दे रहे हो, कुछ ऐसी दवाइयां दे रहे हो जिससे वो स्लो पॉइजन जैसे कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो मर रहा है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव यूथनेशिया। ऑन द अदर हैंड, पैसिव यूथनेशिया मीन्स टेकिंग आउट द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जीवित है तो उसका वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल देना और उसे मरने देना, दिस इज कॉल्ड द पैसिव यूथनेशिया। बट इट इज ओनली प्रोवाइडेड अंडर द गार्डेड सर्कमस्टांसेस। सिर्फ कुछ ही सर्कमस्टांसेस ऐसे बताए गए हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस में ये पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। और वो कौन कौन से गार्डेड सर्कमस्टांसेस हैं? सो बेसिकली इट शुड बी द रिक्वेस्ट बाय द पेशेंट और द क्लोज रिलेटिव ऑफ दैट पेशेंट, है ना। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में अलाउ किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा वो प्रोसीजर मैं आपको बता दूं। जब ये रिक्वेस्ट की जाएगी पेशेंट के द्वारा या क्लोज रिलेटिव के द्वारा, मिनिमम 2 मेंबर्स की, हाई कोर्ट जजेस की 2 मेंबर्स की एक कमेटी बनेगी। अब वो कमेटी 3 डॉक्टर के पैनल से ये डिस्कशन करेगी कि इसे यूथनेशिया देना जरूरी है या नहीं। इन 3 डॉक्टरों का, जो ये मिनिमम 3 डॉक्टर हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं लेकिन मिनिमम जो 3 डॉक्टर हैं, अगर उनका ओपिनियन ये होता है कि हाँ इसे यूथनेशिया देना चाहिए, तो फिर जो ये 2 जजेस की, मिनिमम 2 जजेस की जो बेंच बैठेगी, जो कमेटी बैठेगी,
वो रिकमेंड करेगी पैसिव यूथनेशिया के लिए, तब जाकर के पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज ओनली फॉर द फ्यू सर्कमस्टांसेस ओनली। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि राइट टू डाई विथ अ डिग्निटी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। अगर जीने का अधिकार है तो चैन से मरने का भी अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है इफ अ पर्सन प्रोवाइडिंग एडवांस लिविंग विल, अगर कोई व्यक्ति एडवांस में कोई लिविंग विल बना के जाता है तभी उसको राइट टू डाई अधिकार है, ठीक है। अब अगर बात करें राइट टू डेथ और सुसाइड, आपको पता होगा कि इफ समबडी हु इज गोइंग फॉर अटेम्प्ट सुसाइड, कोई सुसाइड करता है और अगर बाई चांस वो बच गया, सुसाइड कर लिया और मर गया तब तो बात ही खत्म, लेकिन अगर बाई चांस वो बच गया तो सबसे पहले उसको रेस्क्यू किया जाता है और उसके खिलाफ केस किया जाता है अंडर इंडियन पीनल कोड 309, 309 की धारा के तहत उसके ऊपर केस होता है अटेम्प्ट टू सुसाइड का, बिकॉज दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ऐसा क्यों? उसकी लाइफ है, वो मर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखो भाई कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस बिकॉज द पर्सन हु इज अटेम्प्टिंग सुसाइड और यू और मी एज अ इंडिविजुअल वी आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, हम स्टेट की प्रॉपर्टी हैं, एंड दैट्स व्हाई अंडर सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड द अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। गॉट इट? एबीटमेंट ऑफ सुसाइड यानी किसी को सुसाइड करने के लिए मेंटली फिजिकली एबीटमेंट करना, उसे उकसाना, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, ठीक है, याद रहेगा। एक पी रत्नम केस आया था 1994 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ अगर फंडामेंटल राइट है तो राइट टू डाई भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ज्ञानपाल केस बाद में आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपने पी रत्नम वाले केस को ओवररूल करते हुए कहा कि राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट बट ओनली इन अ नेचुरल डेथ। अगर नेचुरल डेथ होती है तभी राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट, नॉट इन द परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। साथ ही साथ आर्टिकल 21 में एक और केस की बात करते हैं। इस समय दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है कि somebody who is convicted of any offense ना, अगर उसे डेथ पेनाल्टी देना चाहिए, उसे कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सपोज a question is coming on the mains like this that comment on the death penalty for giving a convicted person and write it to your comment your opinion in a 150 words। तो वहां पे आपको क्या लिखना है? पहले आप इंट्रो दीजिएगा कि व्हाट इज डेथ पेनाल्टी एंड ऑल, एंड फिर आप इसके फेवर में भी दे सकते हैं अपने कुछ व्यूज और इसके अगेंस्ट भी दे सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूड करना है जब तो या तो फेवर में दे दो या तो अगेंस्ट में दे दो। तो कैसे करना है इसका रीजन आप बता सकते हैं। सम क्राइम्स आर सच काइंड ऑफ क्राइम वेयर द एंड ऑफ जस्टिस मीट्स ओनली विथ डेथ पेनाल्टी, लाइक टेररिज्म है ना, टेररिस्ट होता है या रेपिस्ट हो गया, इस टाइप के जो लोग हैं इनको डेथ पेनाल्टी से ही न्याय दिया जा सकता है। सो इसके रीजन में आप ये दे सकते हैं द क्राइम ऑफ अ सच काइंड फॉर विच ओनली डेथ पेनाल्टी मीट्स द एंड ऑफ जस्टिस लाइक अ टेररिज्म, ठीक है ना। बिकॉज अगर टेररिस्ट को आप नहीं मार रहे हो, डेथ पेनाल्टी नहीं दे रहे हो, सो इट विल बी ऑलवेज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो वहां पे एक हमेशा देश को खतरा बना हुआ है, क्योंकि और भी उसके जो साथी हैं, मान लो अगर उसे नहीं मारा तो उसके और भी साथी हैं, जैसे प्लेन हाईजेक कर लेते हैं, है ना, तो इस टाइप से उसे छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजेक कर लेते हैं, तो इट इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ना, लोगों की जान पे खतरा है, देश पे खतरा है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू गिव द डेथ पेनाल्टी, दिस इज द फेवर आर्ग्यूमेंट ऑफ द डेथ पेनाल्टी, ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट इन अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी और इन द फेवर ऑफ एबॉलिशिंग द डेथ पेनाल्टी, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टडी हुई है अभी हाल ही में रिसेंटली। उस स्टडी में ये बताया गया है कि जिस किसी भी देश ने डेथ पेनाल्टी को एबॉलिश कर दिया है वहां पे मर्डर्स की जो रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, वहां कमी आई है। एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ रिवेंज, आई फॉर आई, कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ अ जस्टिस इन अ सिविलाइज सोसाइटी। किसी भी सभ्य देश में, किसी भी सभ्य समाज में रिवेंज का बदला रिवेंज से, मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिवेंज है, मतलब आंख के बदले आंख दिखाना, दिस शुड नॉट बी अ बेसिस इन द एनी सिविलाइज सोसाइटी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसे बल्कि द पर्पस ऑफ पनिशमेंट शुड बी द रिफॉर्म रादर देन टू पनिश। उस इंसान को के अंदर रिफॉर्म करना, चेंज करना, सुधार करना पनिशमेंट का मतलब होना चाहिए, ना कि उसे पनिश करना एज अ डेथ पेनाल्टी, ठीक है ना। ये इसके अगेंस्ट में है, मतलब
अगेंस्ट मतलब डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट अगर हम बात करें, और इन फेवर ऑफ एबॉलिशिंग द डेथ पेनल्टी वी कैन से। तो दिस इज द मेन बॉडी ऑफ दिस क्वेश्चन, और आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं इन फेवर कि हाँ दिस शुड बी इम्प्लाइड इन द फ्यूचर सिनेरियो फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस और व्हाट, और अगेंस्ट में भी आप जो अभी मैंने बताया उस टाइप से आप कंक्लूड कर सकते हो। सो मेंस का क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, बिकॉज दिस इज इन द रिसेंटली इन द न्यूज, ये रिसेंटली न्यूज में रहा है डेथ पेनल्टी, ठीक है ना, कैपिटल पनिशमेंट। गॉट इट। आर्टिकल 21A क्या है? देखो, अंडर आर्टिकल 41, अब ये 41 क्या है? देखो 41 आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये दिया गया है राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है ना, और राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है डिटेल्ड। उसी को फॉलो करते हुए स्टेट ने बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट अंडर 86th Constitutional Amendment Act of 2002, where this act says that state shall provide free and compulsory education for all kind of children between 6 to 40 years, ठीक है ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है, ठीक है ना। ये एक्ट, इसे जो ये डीपीएसपी में था, इसे एक्ट बना करके इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। ये देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी चीज को बाद में ऐड किया गया है तो उसे कैपिटल से शो करते हैं, दिस इज द आर्टिकल 21A, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी किसी आर्टिकल में कैपिटल से कैपिटल ऐड हुआ हो तो उसे आप सीधे समझ सकते हैं कि दिस इज एडेड इन द समवेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। So the Article 21A says the government will provide or shall provide the free and compulsory education for all the kind of children between the 6 to 14 years, ठीक है ना। And also it is a fundamental right of all the children regardless to the citizenship। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे कोई भी हो, चाहे वो फॉरेनर हो, इंडियन सिटीजन हो या कोई भी हो, उस बच्चे को इन द पर्टिकुलर ऑफ दिस एज 6 to 14 they got the right from Article 21A of getting free and compulsory education which can be enforced upon the state, है ना। However, the compulsory education will be the responsibility of the parents। ये parents के लिए compulsory है, it is a responsibility of a parents or a guardian to provide his ward or his children or his son to free or compulsory education। ये भी बनाया गया है ऐसे प्रोविजंस की उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ आप अभी जानेंगे आगे कुछ लेक्चर्स में कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी है ना, उसका जो आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज की है उसे भी ऐड किया गया। उसमें भी ये कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ हिज वार्ड और चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो हमारी 3 तरीके से इसे सपोर्ट किया गया है, एक डीपीएसपी में, एक फंडामेंटल ड्यूटी में, और इस राइट को दे करके ही इसे बनाया गया है, ठीक है ना। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करूं, ये केस, ये मतलब राइट टू एजुकेशन कहां से इनको आइडिया आया ये देना है, तो बेसिकली एक मोहिनी जैन केस हुआ था 1992 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड हेंस इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी चिल्ड्रन, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। मैंने बताया कि राइट टू लाइफ इज अम्ब्रेला राइट, है ना। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन केस 1992 में ये बताया कि राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ का पार्ट है एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। फिर एक उन्नी कृष्णन केस हुआ था, उसमें भी कहा गया द सेम चीज दैट राइट टू एजुकेशन इज अ बैक सपोर्टेड बाय द डीपीएसपी आर्टिकल 41 और 45 जो मैंने अभी आपको बताया। सो हमें देना चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड ये था। इसी के बाद जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, उसी में आर्टिकल 21A ऐड किया गया, ठीक है ना। बट इट कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 23। आपने अभी तक पढ़ा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम था, स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से 22 तक। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल में 23 एंड 24 में। दिस इज टॉक्स अबाउट द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार हिंदी में इसे बोलते हैं, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। बेसिकली आर्टिकल 23 सेज द प्रोहिबिशन ऑफ अ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड द फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना। ये सिटीजन नॉन सिटीजन सभी को प्रोवाइड कराया गया है। इसमें आर्टिकल 23 ये कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी प्रकार का जो फोर्स्ड लेबर है और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन है
है ना, उसे प्रोहिबिट किया जाता है, उसे प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है। सो द आर्टिकल 23 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार एंड अदर फॉर्म ऑफ लेबर्स। अब यहाँ पे बेगार क्या है, तो मैं बता दूं दोस्तों, पहले आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ कुछ लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था बिना पैसे दिए हुए, without giving any kind of wages or a remuneration. They are enforced to work continuously and that is called the बेगार। बेगार आप समझ रहे होंगे, नाम से ही लग रहा है कि बेगार मीन्स जहाँ पे आप पैसे नहीं दे रहे हो, सिर्फ काम करा रहे हो, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स लेबर ना। So this kind of a begar or any kind of other forced labor is prohibited under Article 23 Clause 1, ठीक है ना, got it। और any kind of trafficking in human beings, trafficking in human beings मतलब किसी भी प्रकार की selling buying like goods, इंसानों को, किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को, किसी भी बच्चे को, है ना, मैन विमेन चिल्ड्रन, किसी भी प्रकार का इन्हें सेल नहीं किया जा सकता। दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 1, याद रहेगा। नाउ आपने सुना होगा साउथ में बेसिकली ये चलता था देवदासी प्रथा, जहां कुछ बच्चियों को, कुछ लड़कियों को मंदिर में दान कर दिया जाता था एज अ देवदासी और उन्हें काम करवाया जाता था। बेसिकली वो फोर्स्ड लेबर का ही एक रूप था, है ना। सो उसे भी एबॉलिश किया गया बाद में। सो दिस इज एबॉलिश्ड अंडर दिस आर्टिकल, बाय दिस आर्टिकल ओनली, ठीक है ना। और स्लेवरी, देखो हमारे यहाँ स्लेवरी कभी थी नहीं, मतलब जो दास प्रथा है बेसिकली अगर हम कहें तो थी नहीं जैसे कि अमेरिका में थी, लेकिन एक तरीके से हम मान सकते हैं कि स्लेवरी हमारे यहाँ थी, क्योंकि ये जो बेगार और बंधुआ मजदूर इस टाइप का काम करवाते थे, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी ना। सो इसे भी इसी आर्टिकल के थ्रू हमें समझना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दिस शुड बी ऑल्सो implied because means there is no proper word of slavery used in the constitution, but हमें एज अ इम्प्लिसिट हमें ये समझना होगा कि इसे भी यहाँ पे अबॉलिस्ट किया गया है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो उनकी जो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें स्लेवरी अबॉलिस्ट लिख करके इसे अबॉलिश किया स्लेवरी को, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन आप जानते होंगे, उन्होंने 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करवाया था और उसमें स्लेवरी अबॉलिस्ट की गई थी। अब इसके कौन कौन से रूल्स बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी को स्लेवरी करवाते हैं, किसी को फोर्स लेबर करवाते हैं, तो दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, ये स्टेट के साथ साथ एज अ इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के भी अगेंस्ट है, मतलब इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन। या अगर कोई गवर्नमेंट, यहाँ तक कि कोई प्राइवेट, आप और मैं भी अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को, क्योंकि पहले आप जानते हैं जमींदारी प्रथा चलती थी भारत में, तो लोग काम करवाते थे ऐसे बंधुआ मजदूर टाइप से, बेगार काम करवाते थे, तो पर्सनल प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी ये अप्लाई होता है। किसी भी प्रकार का काम कोई भी विदाउट एनी वेजेस और रिमनरेशन कोई भी किसी भी व्यक्ति को फोर्स लेबर नहीं करवा सकता, उसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता काम करने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड यू विल गेट अ पनिशमेंट ऑफ दिस, ठीक। कौन कौन से लॉज हैं तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारे यहाँ देखो, इसके लिए हमारे यहाँ पहले भी बनाया जा चुका है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, फिर बॉन्डेड लेबर एक्ट आया था 1976 में, मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1948 का, ये पहले ही आ चुका है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1948 में आया था। फिर इक्वल रिमनरेशन एक्ट, ये भी आया है 76 में। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2000, ये भी इसके अंतर्गत एक्ट आया है, ठीक है ना। तो दीज आर एक्ट विच इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। नाउ coming to the next article, article 24, which talks about the prohibition of employment of children in a factories etc। देखो बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बाय वर्ड बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, वहां पे सिर्फ इतना लिखा है फैक्ट्रीज एंड एटसेट्रा। सो इट टॉक्स अबाउट बेसिकली द प्रोहिबिशन of the employment of a children in a factories below the 14 year in a certain hazardous work। मतलब कोई भी माइंस हो, कोई भी ऐसी केमिकल फैक्ट्री हो, हैजार्डियर वर्क जहां पे वो खतरा है, वहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे का काम नहीं कर सकता। और इसके लिए कई एक्ट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दोस्तों मैं बीच में अभी एक
अलग से एक लेक्चर लेने वाला हूँ जिसमें मैं सारे इन एक्ट्स पे बात करूंगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनके क्या फीचर्स हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल डिस्कस करूंगा। करीब वो 1 से 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी, तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा, उनके फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए हम बात करते हैं जो ये फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का। फिर दूसरा आया था 1952 में माइंस एक्ट, फिर आया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, जिसे अभी रिसेंटली 2016 में अमेंड भी किया गया है। बेसिकली ये क्या था इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें ये पहले कहा गया था कि हैजार्डियस प्लेस में आप वर्क नहीं कर सकते किसी भी चिल्ड्रन को बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है ना। लेकिन 2016 में जब ये इम्प्लीमेंट किया गया, अमेंड किया गया, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, एडोलसेंट। एडोलसेंट मतलब बेसिकली जो बच्चे 14 साल से 18 साल के बीच में होते हैं उन्हें एडोलसेंट कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हें भी प्रोहिबिट किया गया टू वर्क इन द हैजार्डियस प्लेस। अब वो 14 से 18 साल के बच्चे भी, यानी हम कह सकते हैं टोटल 18 साल के बच्चे, 18 साल की उम्र के तक के बच्चे हैजार्डियस प्लेस यानी जो खतरे वाली जगह है, जैसे माइंस हो गया, केमिकल फैक्ट्रीज हो गया, है ना, यहाँ ये सब काम नहीं कर सकते। लेकिन रेस्ट ऑफ दिस, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे अगर फैमिली बिजनेस है, देखो अगर कोई बच्चा है उसका कोई फैमिली बिजनेस है, तो अगर वो वहां काम करता है एज अ वर्कर, तो ये क्या अलाउड है? सो या दिस इज अलाउड अंडर दिस एक्ट। वो कैसे कि अगर, लेकिन एक ही उसकी एक शर्त है, आफ्टर द स्कूल आर, अगर वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद आकर काम करता है एज अ फैमिली मैन, सो वहां पे उसे अलाउड है। लेकिन स्कूल आवर्स को छोड़ करके वो काम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपने अभी समझा। मीडिया में एंटरटेनमेंट देखते हैं आप, कई सारे सीरीज होती हैं, टीवी होते हैं, सीरियल्स आते हैं, मूवी आती है, तो इसमें जो बच्चे काम करते हैं तो वो भी तो एक तरीके का काम हुआ ना, वो भी अलाउड है। लेकिन आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल करने के बाद ही आप वहां पे काम कर सकते हैं। दिस इज द प्रोविजन मेड अंडर दिस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, याद रहेगा। देखो एक केस की अगर मैं बात करूं तो एक केस हुआ था गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। उसे सोशली बहुत लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर उसका एक प्रोस्टिट्यूट का बच्चा है तो उसे सोशली मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया जाता है हमारे समाज में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया कि द चाइल्ड शुड प्रोटेक्ट not only from the employment but not only from the employment but also from the social stigma। अब स्टिग्मा मतलब ये कलंक है, ये जो उसके माथे पे कलंक है एज अ चिल्ड्रन ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। सो दिस शुड ऑल्सो बी रिमूव एंड स्टेट सेल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल मेंटल सोशल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, समझ में आ गया। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल आर्टिकल 25 से और जानेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आया वीडियो सो प्लीज एक लाइक तो बनता है यार। इफ यू हैव अ डाउट सो राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट माई पर्सनल email address mvivekmisra024@gmail.com। थैंक यू, बाय बाय।